अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि सर्च इंजन्स किस तरीके से काम करते हैं। इसकी नॉलेज होना ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि हम आगे चल के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन टर्म्स ऑफ एसईओ काम कर रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। तो अनटिल एंड अनलेस हमें उन फैक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा कि जो एक सर्च इंजन यूटिलाइज़ कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है किसी भी वेबसाइट को अथॉरिटी देने के लिए या रैंकिंग देने के लिए, तो अगर हमें उन फैक्टर्स का ही नहीं पता होगा तो हम उन चीज़ों को अपने वेबसाइट पे यूज़ नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली हम जो रिज़ल्ट्स अचीव करना चाह रहे हैं थ्रू एसईओ वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो whenever you do a search on Google, the search engine initiates an algorithm in real time to show you the best results based over your search। अच्छा, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो जो सर्च इंजन का काम है वो यही है कि आपको शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दिखाए। और इस किसी भी कीवर्ड को अगर आप सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को तो लिमिटलेस या मैं बोलूँगा काउंटलेस अमाउंट ऑफ सर्च रिजल्ट्स जो हैं वो आते हैं और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स के अंदर एक सर्च इंजन इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा होता है कि इन काउंटलेस सर्च रिजल्ट्स के अंदर वो कौन से बेस्ट रिजल्ट्स हैं जो जिससे ये यूज़र फ़ायदा उठा सकता है और जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन इन वेबसाइट्स के अंदर या इन सर्च रिजल्ट्स के अंदर है जो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये एक बहुत टेक्निकल या मुश्किल सी चीज़ है अगर आप इसको समझें, क्योंकि लाखों जो है पेजेस होते हैं किसी भी एक टॉपिक के लिए और उसके ऊपर जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं, क्योंकि गूगल आपको उन लाखों पेजेस से कंपेयर कर रहा होगा जब वो आपको कोई रैंकिंग देना चाह रहा होगा या आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करना चाह रहा होगा। तो अनटिल अनलेस आपको वो रैंकिंग फैक्टर्स नहीं पता जिनके ऊपर बेसिकली गूगल आपको वैलिडेट कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है कि इसके अंदर ये रैंकिंग फैक्टर्स हैं या नहीं है, तो आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जैसे मैंने भी आपको बताया, अ सर्च इंजन स्कैन्स मिलियंस ऑफ पेजेस दैट आर टैग्ड विद इन दैट सर्च क्वेरी एंड कम्स अप विद रिजल्ट्स दैट इट कंसिडर्स द बेस्ट आंसर टू योर सर्च। जब भी आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं अनगिनत जो है वो पेजेस आपके सामने आएंगे और वो चीज़ जब आप गूगल पे सर्च कर भी रहे होंगे तो वो शो कर रहा होगा कि इसके अंदर कितने इस पर्टिकुलर कीवर्ड टर्म के लिए कितने सर्च रिजल्ट्स अवेलेबल थे और उसके अंदर से जो है आपके सामने जो है एक पेज पे 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसमें से भी जो टॉप रिजल्ट्स होते हैं वो टॉप 3 होते हैं। तो समझाने का मकसद ये है कि कंपटीशन बहुत होता है और इसकी इसी वजह से आपके लिए इन रैंकिंग फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को समझ के अपनी जब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ और इससे मुझे रैंकिंग फैक्टर में किस तरीके से बेनिफिट हो रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। हाउ डज गूगल डिटरमिन विच रिजल्ट्स आर द बेस्ट वाइल नोबडी कैन एवर क्लेम दे नो हाउ गूगल एल्गोरिथम वर्क्स। We do have an idea based over patents, official statements on the factors on which Google ranks search results। तो ये बात बहुत सारे लोगों को पता भी है जो एसईओ के डोमेन में काम करते हैं या ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इस टाइप की चीज़ों में है कि आपको गूगल का एल्गोरिथम कभी पता नहीं चल सकता। गूगल का जो सर्च इंजन है या गूगल में जो काम करने वाले लोग हैं या सर्च इंजन की डेवलपमेंट के ऊपर जो काम कर रहे हैं लोग, वो इस चीज़ को रिवील नहीं करते कि गूगल उन वो कौन सी चीज़ें जो गूगल देख रहा होता है जब वो किसी भी सर्च रिज़ल्ट को रैंकिंग दे रहा होता है, किसी वेबसाइट को रैंकिंग दे रहा होता है। लेकिन विद ट्रायल एंड टेस्ट बहुत सारी चीज़ें वर्क करी, बहुत सारी चीज़ें नहीं वर्क करी। लोगों के फोरम पे बात सुनने से, समझने से, पढ़ने से एक जनरल वे में एक आइडिया मिल जाता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का जो है वो इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू एसईओ ऑप्टिमाइजेशन और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गूगल इटसेल्फ इम्पोर्टेंस देता है जब वो सर्च रिजल्ट्स किसी भी यूज़र को दिखा रहा होता है। तो उनको हम देख लेते हैं। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर जो है रैंकिंग्स मोस्टली जो है वो डिसाइड हो रही होती हैं किसी भी वेबसाइट की।
रेलेवेंसी, अथॉरिटी एंड यूज़फुलनेस। इनको हम इन डिटेल तीनों फैक्टर्स को देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले है रेलेवेंसी। एज द नेम गोज़, रेलेवेंसी में इस चीज़ को नोट किया जा रहा होता है इन टर्म्स ऑफ अ सर्च इंजन कि आप अगर किसी भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो आप एज अ वेबसाइट, एज अ कंपनी उस कीवर्ड से कितने लिंक्ड हैं या आप उस कीवर्ड से रिलेटेड कितनी बातें कर रहे हैं। अब आपके सामने जैसे यहाँ पे एक सर्च क्वेरी आ रही है, बेस्ट फिटनेस वॉचेस। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी ब्रांड है या कोई ऐसा स्टोर है जो ये जो फिटनेस वॉचेस होती हैं इनको सेल करता है, तो अनटिल एंड अनलेस आप गूगल को एक तरीके से बता नहीं रहे कि आप इन चीज़ों के को सेल करते हैं या इन चीज़ों में आप डील करते हैं, तो गूगल वुडंट नो कि आप जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो किस तरह से पता चलेगा? वो इसी तरीके से पता चलेगा कि आप रेलेवेंट चीज़ें, रेलेवेंट टर्म्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे होंगे और इन अ वे गूगल को हिंट दे रहे होंगे कि आई फॉल इन द सेम कैटेगरी ऑफ पीपल जो फिटनेस वॉचेस के बारे में सर्च कर रहे हैं या फिटनेस इंथुजियास्ट हैं या गीक्स हैं जो कि बेसिकली फ़िटनेस को भी दिमाग में रखते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड की बात की जाए तो अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं या आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो अनटिल अनलेस आप अपने आप को उस रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करवा रहे होंगे थ्रू योर वेबसाइट या थ्रू योर लैंडिंग पेजेस, तो वो रेलेवेंसी आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रेलेवेंसी क्रिएट कर नहीं पाएंगे तो आप उस डोमेन में फॉल नहीं कर पाएंगे कि गूगल आपको रैंकिंग दे फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड। यहाँ पे आपके सामने आ रहा है नंबर ऑफ़ रेलिवेंट सर्च रिजल्ट्स, तो आप देखें ये मतलब बिलियंस में तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपके पास कितना कंपटीशन है और उसको दिमाग में रखते हुए आपको अपनी सारी चीज़ों को अलाइन करना है कि मैं किस तरीके से मोस्ट बेस्ट पॉसिबल वे में जो है वो रेलेवेंसी क्रिएट कर सकता हूँ अपने इंडस्ट्री के अंदर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपको पेड ऐड दिख रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपको जो है वो अदर देन जस्ट ऑर्गेनिक एक पेड कंपटीशन से भी जो है वो आपको एक तरीके से लड़ना है, लेकिन जो है एज अ रैंकिंग फैक्टर आपको रेलेवेंसी को जो है वो बहुत ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है अथॉरिटी। अथॉरिटी बेसिकली एक ऐसा टर्म है एसईओ के अंदर, इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि एक सर्च इंजन इस चीज़ को देख रहा होता है कि और कौन सी वो वेबसाइट्स हैं या और कौन सी वो डोमेन्स हैं जो इस बारे में बात कर रही हैं कि आप एक पर्टिकुलर डोमेन का या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। तो बेसिकली इसको आप एज अ रिकमेंडेशन कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट अगर वो रैंक करना चाह रही है तो वो इस चीज़ को मेक श्योर कर रही है कि 5-6 एज एन एग्ज़ाम्पल और वेबसाइट्स हैं जो उस सर्च इंजन को बता रही है कि ये आपकी जो बेसिकली वेबसाइट है वो उस इंडस्ट्री का पार्ट है और उससे रिलेटेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इसके पास है। तो ये अथॉरिटी का काम होता है। इसको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग रेलिवेंट सर्च रिजल्ट्स, अ सर्च इंजन डिटरमिन्स हाउ अथॉरिटेटिव अ सर्च रिजल्ट रियली इज़। इसमें ट्रस्ट वाली बात आ जाती है। तो आपने पीछे जो अभी एग्जाम्पल देखी थी फिटनेस वॉचेस की, इसके अंदर से जो टॉप रिज़ल्ट था वो ये था टेक रेडार का। तो इसको मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जो है इसको यूज़ करा है। तो वो अथॉरिटी को समझने के लिए आप देखें बैकलिंक्स, हम आगे जाके पढ़ेंगे बैकलिंक्स होता क्या है। तो ये वही अथॉरिटी बिल्डिंग की एक टेक्निक है जिसमें दूसरे डोमेन्स एक तरीके से वैलिडेट कर रहे होते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए या एक पर्टिकुलर सर्च क्वेरी के लिए ऑथेंटिक रिसोर्स हैं। तो अगर आप अपने सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक रेडार के जो भी अभी सर्च रिज़ल्ट टॉप पर आ रहा है फॉर बेस्ट फिटनेस वॉचेस, इसको 783 अदर डोमेन्स ने लिंक किया हुआ है फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड।
तो ये गूगल को एक जो है वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा होता है कि गूगल इस चीज़ को समझ जाए कि जो सर्च डोमेन जिसमें मैं रैंक करना चाह रहा हूँ, इसमें दूसरी वेबसाइट्स भी मुझे इस चीज़ की अथॉरिटी दे रही हैं कि मैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास वो वैल्यूएबल है, और मैं उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो यूज़र्स के लिए वैल्यूएबल है। तो ये आगे हम लिंक बिल्डिंग के अंदर इसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये बैकलिंक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैकलिंक्स या ओवरऑल अथॉरिटी का। तो यहाँ पे इस चीज़ को बेसिकली समझाने की कोशिश की गई है कि ये अथॉरिटी बिल्ड किस तरह होती है। ये बिल्ड इसी तरह से होती है कि जब एक डोमेन या एक इंडस्ट्री के अंदर दूसरे लोग आपके बारे में बात कर रहे हों, तो वो बात किस तरीके से करेंगे, उनको अप्रोच किस तरह से किया जाएगा, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम बैकलिंक्स को या लिंक बिल्डिंग को समझ रहे होंगे। बट यहाँ पे समझने वाले जो एस्पेक्ट है वो अथॉरिटी इन जनरल है कि ये इसके इतना इम्पोर्टेंट रोल किस तरीके से। अच्छा, एक नीचे मैंने इसमें एक नोट भी आपके लिए मेंशन किया हुआ है जो बेसिकली आपको बता रहा है कि एक फर्स्ट सर्च रिज़ल्ट के अंदर और जो सेकंड नंबर पे सर्च रिज़ल्ट था उसमें कितना फ़र्क था। अब यहाँ पे आप देखें जो थर्ड इमेज है बैकलिंक्स की ग्रुप, इसमें आपको सिमिलर लिंक्स के फॉर्म में एक नंबर आ रहा है 4400। ये जो ऊपर 800 बैकलिंक्स या 800 वेबसाइट्स ने एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में बात की हुई थी, तो वो 800 वेबसाइट्स ने अपने ओन वेबसाइट्स के अंदर किस तरीके से अलग अलग लिंक्स के थ्रू उस बात को किया हुआ था, वो उस थर्ड पिक्चर में आपको शो हो रहा है कि ऑल इन ऑल more than 4000 links were created among those 800 domains to create an authority, जो कि बेसिकली उस टेक रेडार को मिली कि वो फर्स्ट पेज पे आ सका। और एट द सेम टाइम जो सेकंड सर्च रिज़ल्ट था, जो कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो सेकंड सर्च रिज़ल्ट था वो इसी एस्पेक्ट के अंदर बैकलिंक्स जनरेट करने के अंदर 3000 बैकलिंक्स पीछे था। तो ये बेसिकली फ़र्क था, ये 3000 बैकलिंक्स का फ़र्क है फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग का। तो इसको समझने की आपको बेसिकली कोशिश की गई है। अच्छा, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, यूज़फुलनेस एक अमंग द थ्री एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है, बट ये एक दूसरे पे इन अ वे डिपेंडेंट नहीं है। यूज़फुलनेस इज़ इन अ वे इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर टू, जो कि अथॉरिटी है और रेलेवेंसी है। यूज़फुलनेस एज द नेम गोज़ आपको या सर्च इंजन को बता रही होती है कि ये वेबसाइट या ये डोमेन जिस बारे में बात कर रहा है वो एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। गूगल के अपने बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे वो इस चीज़ का पता लगा लेता है कि ये वेबसाइट जो है वो वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है। वो उसके जो है वो एक डिस्कशन है कि वो किस तरीके से करता है। लेकिन यहाँ पे समझाने का जो मकसद है वो यही है कि एज अ स्टार्टअप आपके पास ये प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि आप जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर नहीं कर पा रहे होंगे कि आप जो है वो रेलेवेंसी इतनी जल्दी बिल्ड कर पाएँ या आप अथॉरिटी इतनी जल्दी बिल्ड कर पाएँ। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ के आपने बेसिक एसईओ जो है वो समझ के उसको यूज़फुली जो है वो यूज़ करा अपनी वेबसाइट में, और एज़ लॉन्ग एज़ आप वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र्स को, तो देयर इज़ हाईली लाइकली कि आप अपने कंपेटिटर्स के इक्वल आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग्स, या उनसे ऊपर भी जा सकते हैं। ये इसके ऊपर एक बहुत लंबी स्टडी हुई थी जिसका मैंने आपको एक क्रक्स बताया है कि यूज़फुलनेस जो है वो एक तरीके से ऊपर होती है अथॉरिटी और रेलेवेंसी से। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखता क्योंकि देन अगेन एसईओ इटसेल्फ जो है वो आप ये समझें कि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपके पास नहीं आएगा। अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको दोबारा एक बताना चाहूँगा, अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आपको ये दिमाग में रखना है, डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री ऑब्वियसली, बट मिनिमम आपको 3 to 6 मंथ्स चाहिए होते हैं एक एसईओ के रिज़ल्ट्स आने में।
आप ऐसे नहीं जो है कर सकते कि आप बोलें कि आपने एसईओ जो है वो कर दिया, आपने अच्छा कंटेंट बना दिया और एक हफ़्ते बाद आप बोलें कि यार मैं तो रैंक नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको काम करना है और बग़ैर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए हुए इन द फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स आपको काम करते रहना है। जो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई होगी थ्रू आउट दोज मंथ्स कि मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, मेरी एसईओ स्ट्रेटजी में शुरू में क्या चीज़ें हैं, प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, आपको वो करते रहना है। आपको बीच में रिजल्ट्स नहीं देखने, आपको एट द एंड ऑफ दो 6 मंथ्स वो रिजल्ट्स देखने। तो वो जो शुरू के 6 महीने का एस्पेक्ट है, उसके बाद जब आप रिजल्ट्स देखना स्टार्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये यूज़फुलनेस वाली चीज़ जो है वो बहुत जल्दी आपको देखने में और समझने में आ जाएगी कि ये यूज़फुलनेस जो है किस तरीके से आपको रैंकिंग प्रोवाइड करेगी। क्योंकि आप उन 6 महीनों के बाद आपको जब रैंकिंग्स मिलना स्टार्ट होंगी तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कंपटीटर्स होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा अथॉरिटी भी रखते होंगे या बहुत ज़्यादा वो जो है वो उस रेलेवेंट डोमेन का पार्ट होंगे, बट स्टिल आप उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। और वो ये क्यों हो रहा होगा, वो इसीलिए हो रहा होगा कि आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे अपने यूज़र्स को, और गूगल इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा होगा कि आपके पास आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र आ रहा है वो उसको वो चीज़ मिल रही है जो वो सर्च करना चाह रहा था। तो अगर आप वो यूज़फुलनेस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र्स को तो वो इवेंचुअली इज़ अ बेटर थिंग देन अथॉरिटी एंड रेलेवेंसी। क्योंकि अथॉरिटी एंड रेलेवेंसी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा। ये जो है वो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप करते रहें और आपको जो है इसका कोई रिस्पॉन्स या इसका कोई रिज़ल्ट ना मिले। अथॉरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्ड हो जाती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसी इंडस्ट्री के लोगों से जो है वो एक वर्ड ऑफ माउथ लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो अथॉरिटी भी बिल्ड हो जाती है और सिमिलरली उसके अराउंड रेलेवेंसी भी बिल्ड हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनके सर्च कीवर्ड्स क्या हैं, आप उसको के अपने एसईओ में किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएंगी। लेकिन यूज़फुलनेस अगर आप शुरू में नहीं कर पा रहे तो आप बाद में भी नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ अपने यूज़र को देना चाह रहा हूँ वो कम्प्लीटली जस्टिफाइबल है। और जो यूज़र सर्च कर रहा है, अगर एक कीवर्ड को लिख के वो सर्च कर रहा है और आपकी वेबसाइट उसके ऊपर रैंक हो रही है, तो वो जो चीज़ सर्च कर रहा है वो उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये बेसिकली एक छोटी सी जो है वो डेफिनेशन है यूज़फुलनेस की। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसको हम देख रहे होते हैं और जिसको बेसिकली गूगल देख रहा होता है जब भी वो कोई वेबसाइट को या किसी सर्च रिज़ल्ट को अच्छी रैंकिंग दे रहा होता है। तो इनको जो है हम यहाँ पे ये रैंकिंग फैक्टर्स वाला एस्पेक्ट ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ओवरऑल ऑन पेज और ऑफ पेज का एक जो है वो ओवरव्यू देख लेंगे कि एसईओ के डिफरेंसेस इनमें क्या होते हैं और इसको जो है इनमें क्या चीज़ें फॉल कर रही होती हैं और इनको हम किस तरीके से जो है वो मास्टर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ को हम डिस्कस करेंगे। सी यू गाइस देयर। अस्सलाम वालेकुम।